गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स 2027 के लिए ये सेशन हमने रखा हुआ है। टाइम टाइम पे कुछ सेशन हम इस तरह से प्लान करते हैं कि जो भी क्वेरीज वगैरह हैं आपकी या जो भी जनरल डाउट्स वगैरह हैं वो आप इसमें पूछ सकते हैं, और किस टाइम में कितनी तैयारी होनी चाहिए, अभी हम कहाँ पर लाइक कर रहे हैं, हमने कोर्स में नई चीज़ें ऐड क्या की हैं, वो सारी चीज़ें हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें सेशन यूट्यूब पे भी रहता है, वहाँ जिसके डाउट हो वहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो आरोहन का कोर्स का लिंक है वहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, और जो भी आपकी क्वेरी होंगी वो भी आप इसमें साथ साथ पूछते जाइए, जिसका जो भी डाउट है। कोई कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नए ज्वाइन किए होंगे, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो पूछ सकते हैं। देखिए, अब पिछला सेशन कुछ टाइम पहले हमने जो कराया था, जहाँ तक मुझे ध्यान है 21 मई को एक डिस्कशन सेशन रखा था हमने, जिसमें किस महीने में क्या क्या सब्जेक्ट हमें कवर करने चाहिए। देखो 21 मई कैलेंडर जब रिलीज हुआ था यूपीएससी का, तो हमने टाइमिंग के हिसाब से अब कौन कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेके चलना चाहिए, कितने टाइम में हम पूरा कर लेंगे, एक डिटेल स्ट्रेटजी हमने 21 मई 2026 को डिस्कस किया था। ठीक है, अब एक डिस्कशन फिर हम आज कर लेते हैं, और फिर अभी फोल्डर में जो जो चीज़ें नई ऐड हुई हैं वो सब हम बताते चलेंगे आपको। स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी जो सब्जेक्ट है, सागर सर ने अभी जो कराया, इको हो रहा है, ऑडियो इको हो रहा है आशीष? बाकी लोगों को भी दिक्कत आ रही है क्या ऑडियो में? अभी ऑडियो ठीक आ रहा है आशीष? ऑडियो अभी ठीक है क्या? ऑडियो तो ठीक आ रहा था, अभी एक सेशन और लिया था हमने कुछ टाइम पहले। अभी ऑडियो इको हो रहा है क्या? इको हो रहा है या ठीक है? अभी एक बार आप कंफर्म करें फिर हम स्टार्ट करें। अभी भी है? आशीष कह रहे हैं इको हो रहा है। हेलो, इस वाले माइक में देखो, इसमें भी इको है क्या आशीष? आवाज अभी भी इको हो रही है क्या? खुशी कह रहे हैं आवाज ठीक आ रही है, आशीष कह रहे हैं इको हो रहा है। आवाज अभी भी इको कर रही है, ठीक आ रहा है? ये दूसरा माइक लगाया है मैंने। स्टार्ट करें सेशन, आगे बढ़ें। आशीष आपका डिवाइस चेक करिए, आप आपका डिवाइस चेक करिए, वॉल्यूम यहाँ ठीक आ रहा है, अभी चेक कर लिया है मैंने। ऑडियो यहाँ पर ठीक आ रहा है, आपका डिवाइस चेक करिए आशीष। सेशन शुरू कर रहा हूँ मैं अब। रीस्टार्ट करके देख लो क्लास आशीष, ठीक हो जाएगा। यहाँ से ठीक है ऑडियो। तो मैं कह रहा था ईएससी को लेकर अब जुलाई 31 हो गया, अब हमारे पास जितना टाइम है हमें किस तरह से प्लान करना चाहिए, क्या तैयारी हमारी है, साथ साथ हम इवेल्युएट करते चलें। क्लियर है? अभी हाल फिलहाल में लेटेस्ट जो सब्जेक्ट कराए गए हैं, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी सागर सर ने अभी कंप्लीट किया है, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वालिटी जो लास्ट ईयर हुआ था उसमें एक दो लेक्चर में कुछ ऑडियो इशू आ रहा था, तो फिर से स्टैंडर्ड क्वालिटी पूरा कराया गया है, कुछ टॉपिक इसमें जोड़े भी गए हैं। तो स्टैंडर्ड क्वालिटी अभी कुछ दिन पहले खत्म हो गया।
मैथमेटिक्स के CTQ, मैथमेटिक्स के CTQ एक मैंने इस तरह से प्लान करवाया था कि मैथमेटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए जाएं, जिससे स्टूडेंट को रिवीजन भी हो जाए और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए। और ये कोल इंडिया वगैरह में भी मैथ्स आना है, मैथमेटिक्स आना है, तो ES में भी वो मतलब का था। तो मैथमेटिक्स का CTQ अभी कराया गया है। और अभी तीसरा जो चल रहा है, जो नई चीज़ें कराई जा रही है वो बता रहा हूँ मैं। स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी अभी कराया गया है, कुछ दिन पहले खत्म हुआ। मैथमेटिक्स का CTQ कराया गया है। और मटेरियल साइंस में, मटेरियल साइंस अभी चल रहा है, इसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चन। मटेरियल साइंस आपके जो एग्जाम में आता है उसमें मैकेनिकल का पोर्शन भी है, उसमें EC का पोर्शन भी है। तो मटेरियल साइंस में EC का पोर्शन तो अच्छा अवेलेबल है आपके कोर्स में, मैकेनिकल पोर्शन प्लस कुछ एडिशनल टॉपिक, मैकेनिकल पोर्शन प्लस कुछ एडिशनल टॉपिक और क्वेश्चंस, ये अभी देखो चल रहा है आपके बैच में। मैकेनिकल के ही फैकल्टी भी हैं जो करा रहे हैं। तो ESE GS को ध्यान में रख के, ये है ESE GS के लिए, ESE GS का पोर्शन प्रीलिम्स में जो आता है ये है उसी के लिए। तो मटेरियल साइंस में ये नहीं बोल रहा हूं कि मैकेनिकल का टेक्निकल का हो रहा है, नहीं, ये मटेरियल साइंस ESE GS प्रीलिम्स में जो आता है, EC का पार्ट भी है, मैकेनिकल का भी है। तो EC का तो अच्छा कवरेज है कोर्स में, मैकेनिकल का पोर्शन थोड़ा सा बढ़ा दिया गया इस बार। तो मैकेनिकल का पोर्शन, कुछ एडिशनल टॉपिक, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको ध्यान में रख के कराया जा रहा है, थोड़ा सा बढ़ाया गया है, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स, तो नए टॉपिक में ये सब 2027 को ध्यान में रख के ये नए टॉपिक से ऐड हो रहे हैं। एथिक्स है, वो स्टैटिक सब्जेक्ट है, उसमें कुछ चेंज होना नहीं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों कराए हुए हैं, स्टैटिक पोर्शन है, उसमें ज़्यादा कुछ बदलेगा नहीं। तो जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि कुछ कुछ अपडेट होना चाहिए, कुछ कुछ डाटा और ऐड होना चाहिए, ये अभी सब नया ऐड चल रहा है आप वाले में। ये हो चुका है, ये हो चुका है, 3rd नंबर चल रहा है और 4th नंबर चल रहा है। करंट अफेयर ES में दिसंबर तक का डाटा आएगा, 1 साल का पूरा, मतलब 2026 का डाटा आपको करंट अफेयर पूरा पढ़ना है। पेपर जनवरी लास्ट में है, तो लास्ट 1 मंथ का आएगा नहीं, दिसंबर तक का। तो 2026 का करंट अफेयर आपके मतलब का है। तो आपके कोर्स में फोल्डर बने हुए हैं, उतने पार्ट को फोकस करना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज ऑलरेडी आपके बैच में 2024-2025 टेस्ट सीरीज काफी क्वेश्चन दे रखे हैं। सब्जेक्ट वाइज फोल्डर में भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं, टेस्ट सीरीज भी पड़ी हुई है, उसमें सिर्फ करंट अफेयर के क्वेश्चन हट जाएंगे, बाकी टेस्ट सीरीज में सारा आपके मतलब का है। ओल्ड टेस्ट भी जो पड़े हुए हैं, जितने टेस्ट अवेलेबल हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, उसमें भी करंट अफेयर पोर्शन बस चेंज होगा, बाकी सारी टेस्ट सीरीज भी आपके मतलब की है। प्रैक्टिस के लिए वो भी आपको काम आ जाएगा, क्लियर। अब बात करते हैं, सर जुलाई खत्म हो गया, अब हम ESC को कैसे प्लान करें। सबसे पहली बात कि सर टाइम अभी हमारे पास है, या हम लेट हो गए, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको बताया था आरोहण का जो रिजल्ट है, अब आरोहण को स्टार्ट हुए 3 साल हुए हैं, 3 साल में ESC GS को लेकर मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर ऑप्शन कहीं अवेलेबल है। इसलिए नहीं कि इंस्टीट्यूट मेरा है या मैं इसको रन कर रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, आप कंपेयर भी करेंगे या जो लोग सेलेक्ट भी हुए हैं उनसे भी आप पूछेंगे तो बताएंगे, क्योंकि ESC GS को लेकर डेडिकेटेड कवरेज यहाँ पर पूरा कंप्लीट है। बाकी जगह एथिक्स को शॉर्ट में कवर कर देना या कोई टॉपिक फोकस ना करना, यहाँ हर सब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर कवरेज है, थ्योरी, नोट्स, क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, जहां जरूरत है उनको 2-2 बार भी कवर किया गया है। तो पॉइंट ये है, ESC GS को लेकर तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। आरोहण का 50% भी मुझे नहीं लगता कोई इतना एफर्ट करता है ESC GS को लेकर। अब आप बताओ, लास्ट टू लास्ट ईयर जो ESC GS का टॉप स्कोर है आरोहण का 133 है। बाकी इंस्टीट्यूट को बताओगे वो खुद ही सर पकड़ लेंगे कि 133 200 में से स्कोर है नॉन टेक का। वो स्टूडेंट ने अपना पूरा देखो शेयर किया भी था, आरोहण वेबसाइट पे भी डाला हुआ था, 133 स्कोर था लास्ट टू लास्ट ईयर 200 में से, 100 प्लस कईयों का रहता है, ठीक है। ओवरऑल सिलेक्शन देखोगे लास्ट ईयर भी 4 में से 2 जो रैंक 1 थे वो भी आरोहण के थे, पर हम लोगों ने उसको प्रमोट कभी नहीं किया। प्रमोट करना, पोस्टर लगाना जरूरत नहीं है भाई, सबका एफर्ट अलग है। किसी ने ठीक से मेहनत की, स्कोर ले आया, बहुत लोग नहीं भी ला पाए। अब हमने जितने लोगों को पढ़ाया तो सारे तो नहीं टॉप स्कोर ले आए, कुछ ने अच्छा परफॉर्म किया, कुछ ने नहीं भी किया। तो पोस्टर या होर्डिंग लगाने का मतलब है, अगर ज्यादा वाले का क्रेडिट हम लें तो जिसके नंबर कम आए तो उसका डिस्क्रेडिट भी हमें होना चाहिए फिर तो।
तो अननेसेसरी कोई प्रचार, कोई ढोल पीटने की जरूरत नहीं है। बच्चे पढ़ें, सेलेक्ट हों, आगे बढ़ें। वो कोई बिजनेस के लिए या पोस्टर होर्डिंग की जरूरत नहीं। और सबसे मेन बात है, स्टूडेंट खुद ही रिकमेंड करते हैं कि भाई कहाँ पे क्या चीज़ सही क्या नहीं। और मैं सारी बातों को किनारे करके आपसे ये कहता हूँ, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा, आप खुद इवेल्युएट करिए ठीक से वो पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाया गया, या आपको उसमें कमी लग रही है तो आप बताएं। कोई रैंक 1 लाया है तो उससे आपको क्या फर्क है? जरूरी तो नहीं है कि मेरा पढ़ाया एथिक्स रैंक 1 को अच्छा लगा, क्या पता आपको ना अच्छा लगे। तो ये तो सब्जेक्टिव बात है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है कि जो कवरेज दिया गया वो आपके अकॉर्डिंग है कि नहीं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं उसमें। ठीक है, तो अब जुलाई कंप्लीट हो गया, अब हमारे पास बचता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब हमारे पास ये 5 महीने का समय है। अब दो तरह की बातें आती हैं, सर मैं अब ईएससी जीएस को पढ़ना शुरू करूंगा। कुछ स्टूडेंट हैं जो कहेंगे ईएससी जीएस को पढ़ना मैं अब स्टार्ट करने वाला हूं, क्या 5 महीने सफिशिएंट है? 5 महीने नॉनटेक के लिए कम टाइम नहीं है। मैथ्स एफटी अगर आपको ठीक से आता है, अगर मैथ्स एफटी आपका कमांड है, मैथ्स एफटी क्योंकि गेट के लिए भी पढ़ते हो, ईएस के लिए भी पढ़ते हो, अगर आप कह रहे हो कि सर मैथ्स एफटी मेरा ठीक है, क्या 5 महीने का टाइम बचा है, क्या मैं आराम से कर पाऊंगा जीएस? कंफर्टेबली कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर मैथ्स एफटी तैयार है तो आपके बचते हैं 8 सब्जेक्ट्स। 8 सब्जेक्ट में भी कुछ छोटे सब्जेक्ट हैं, कुछ बड़े सब्जेक्ट हैं। हम ऐसा कॉम्बिनेशन बना के चलें कि टाइमली हम कंप्लीट कर पाएं। और मैं जनवरी तक नहीं लेके जा रहा हूं, क्योंकि जनवरी तो रिवीजन के लिए मान लो पूरा, तो मैं दिसंबर तक की बात कर रहा हूं। जनवरी पूरा आपके पास पड़ा है रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। देखो, एक तो आप ईएससी पीवाईक्यू इसको स्किप नहीं कर सकते, जरूर लगाना है। 26 वाला पेपर मुझे अभी और कराना है आपको, अगस्त में ही करा दूंगा मैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह भी जब मैं कराऊंगा तो ईएससी 26 का पेपर अगस्त में ही कर लेंगे हम डिस्कस। 17 से 25 तक के ऑलरेडी मैंने करा रखे हैं सॉल्व। बाकी जो टीचर क्लास ले रहे हैं वो भी क्वेश्चन करा रहे हैं। अभी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको कराए गए, स्टैंडर्ड क्वालिटी क्वेश्चन कराए गए, मटेरियल साइंस में कराया जा रहा है। 17 से 25 तक के पेपर मैंने सॉल्व कराए हुए हैं। तो ईएससी पीवाईक्यू जरूर लगाना है, इसको जाने बिना आप पेपर का लेवल नहीं समझ पाओगे। कोई टॉपिक हमने पढ़ा, वो टॉपिक हम अप्लाई कर पाए, इसके लिए जरूरी है पीवाईक्यू हमको जरूर लगाना है। फिर सब्जेक्ट वाइज फोल्डर में भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं, 24-25 के टेस्ट सीरीज भी पड़ी हुई है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी खूब है, यहाँ वहां भटकना नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वन स्टॉप सॉल्यूशन है R1 का ये जो ईएससी जीएस कोर्स है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं, अगर मैथ्स एफटी तैयार है। देखो, मैथ्स एफटी पेपर का मैं मान के चलता हूं 25% वेटेज तो इसी का है। मैथमेटिक्स एफटी मिला के 25% वेटेज, 200 में से 50 मार्क्स का तो लगभग यही दोनों मिलाकर आ जाता है। और मैं कह रहा हूं कि 80 से 90 स्कोर अगर आप कर रहे हैं तो ये सेफ स्कोर माना जाएगा। फिर जीएस की वजह से आप बाहर नहीं होगे, फिर टेक्निकल डिपेंड करेगा कितना है। अब रिजल्ट आया मेंस का तो जो बच्चे भी प्री वगैरह क्वालिफाई कर पाए, प्री क्वालिफाई करके जो भी मेंस वगैरह दे पाए, तो प्री वाले खुद बताएं, जिनका भी 80-90 के बीच स्कोर रहा वो ईएससी जीएस की वजह से बाहर नहीं हुए होंगे, फिर टेक्निकल ने दिक्कत किया होगा। और दिक्कत किसको आई होगी? टेक्निकल तो बहुत अच्छा किया, पर ईएससी जीएस में 50 मार्क्स आए, 54 आए, 45 आए, उनको दिक्कत आई। तो 80 से 90 तक अगर हम ईएससी जीएस में स्कोर कर रहे हैं तो ये आपको टेंशन नहीं देगा, ये एक सेफ स्कोर होगा। इसके बाद टेक्निकल कितना कर रहे हैं वो मैटर करता है, ये ठीक स्कोर है। क्योंकि 25% वेटेज तो ओनली मैथ्स एफटी का ही है, 200 में से 50 मार्क्स का तो यही है। अगर आप 34 तक यहाँ सिक्योर कर लो तो बाकी आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। 50 में से 34 अगर आप मैथ्स एफटी मिलाकर ले आओ तो बाकी जो 8 सब्जेक्ट्स हैं फिर वहां आपको टारगेट करना है, कुछ वहां से कवर हो जाएगा। तो अब हमारे पास 5 मंथ की जो स्ट्रेटजी है, हम कैसे कवर करके चलें। अगर 2 सब्जेक्ट हम डेली करते हैं, अगर हम 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट डेली कवर कर रहे हैं तो एक छोटा सब्जेक्ट एक बड़ा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाओ, एक स्मॉल सिलेबस वाला। फॉर एग्जांपल एथिक्स, मैथ्स एफटी अगर हो गया तो एथिक्स, 3rd सब्जेक्ट एथिक्स, सिलेबस कम है, नंबर ऑफ लेक्चर्स भी कम है, इसमें हार्डली 1 लेक्चर ऐड करना होगा तो लास्ट में देख लेंगे, अदरवाइज नीड नहीं है। 1 लेक्चर अगर ऐड करना होगा, मिसलेनियस टाइप के कुछ टॉपिक मुझे लगेंगे तो मैं ऐड करूंगा, अदरवाइज एथिक्स जितना है काफी होगा। क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, लेक्चर भी प्रॉपर है, पीडीएफ भी इसका पड़ा हुआ है। तो एथिक्स छोटा सब्जेक्ट है, कवर कर सकते हैं। एथिक्स के बाद एनवायरनमेंट, अगर हम 2 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं तो एथिक्स और एनवायरनमेंट का कॉम्बिनेशन लेके चलो। एथिक्स छोटा सब्जेक्ट है, एनवायरनमेंट बड़ा सब्जेक्ट है।
अगर 2 सब्जेक्ट पर डे कॉम्बिनेशन लेके चल रहा है, टेक्निकल रेडी है तो ओनली 1 सब्जेक्ट कर रहे हैं तो एथिक्स छोटा सब्जेक्ट है। आप टारगेट बना लो। अब अगस्त के अंदर अगर देखो अगस्त चल रहा है और सर मुझे 8 सब्जेक्ट करने हैं तो कैसे करूंगा मैं? एथिक्स में 14-15 लेक्चर के आसपास है जो मैंने कराया है। 2 लेक्चर पर डे भी करेंगे तो 1 वीक का टारगेट बना सकते हैं। लेक्चर सुनना जरूरी है, बिना लेक्चर सुने एथिक्स समझ में नहीं आएगा। छोटा सब्जेक्ट है पर सुनना जरूरी है। तो एथिक्स में 7 to 8 डेज का आप टारगेट कर लो कि आप इसको कवर कर लोगे। 8 अगस्त तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर कोई आज भी स्टार्ट कर रहा है तो 7 to 8 अगस्त तक आपका एथिक्स हो जाना चाहिए, 2 लेक्चर पर डे। क्योंकि अगर जीएस रेडी नहीं है, 1-2 सब्जेक्ट स्पीड से अगर हो जाएंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 1-2 सब्जेक्ट अगर स्पीड से हो जाएंगे तो कॉन्फिडेंस वापस बूस्टअप हो जाएगा। आपको ये फियर नहीं लगेगा कि अब टाइम कम है, मैंने कुछ पढ़ा नहीं। तो मैथ्स एप्टी अगर रेडी है तो एथिक्स 7 to 8 डेज से ऊपर नहीं लगेगा अगर 1 to 2 लेक्चर पर डे करोगे। और बहुत लेंथी लेक्चर नहीं है, 1 hour 30 मिनट के आसपास। कहानी की तरह उसको सुन लोगे ना तो भी आपको एथिक्स समझ में आ जाएगा। ठीक है। बाकी हमारा अगस्त में जितना टाइम बचा, 22 डेज के आसपास बचा, तो हमें एनवायरनमेंट उसमें एनी हाउ अगस्त में ही कंप्लीट करना है। एथिक्स और एनवायरनमेंट अगर 7 to 8 डेज में हम एथिक्स कर लेते हैं तो 22 डेज के आसपास हमें स्ट्रेटजी बनानी है। एनवायरनमेंट हमें उतने टाइम में पूरा करना है। एनवायरनमेंट आपको पढ़ने में इंटरेस्ट इतना आएगा कि आप 2 और 3 लेक्चर पर डे कवर कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। और एनवायरनमेंट में अब आप कहोगे सर ये तो आपने 2023 के आसपास कराया था, तो जो भी इसमें कंसेप्चुअल एरिया है वो थोड़ी चेंज होगा। कंसेप्ट तो कोई भी नहीं बदलेगा ना, सिर्फ इसमें क्या बदलेगा, सर रामसर साइट के नंबर अब कितने हो गए, नेशनल पार्क कितने हो गए। तो एनवायरनमेंट वाले फोल्डर में 2025 अपडेशन का फोल्डर डाल दिया है मैंने। जो स्टैटिक पोर्शन अपडेशन है जहां जहां 2025 करंट एनवायरनमेंट पीडीएफ फोल्डर में डाला हुआ है। नया फॉरेस्ट का डाटा क्या है, नेशनल पार्क कितने हो गए, टाइगर रिजर्व कितने हो गए। बाकी पूरा एनवायरनमेंट प्योर कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। और अगर मैं लाइव में अभी फिर से कराऊंगा अभी कुछ टाइम में अगर, तो आप देखोगे उससे ज्यादा कवरेज पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर तरीके से बना हुआ है, कंप्रहेंसिव कवरेज है। मैं फिर से कहा भी दूंगा तो उतने लेक्चर नहीं पॉसिबल है जितना डिटेल में कराया हुआ है मैंने। हर एग्जाम को पूरा कवर कर रहा है, किसी भी एग्जाम में एनवायरनमेंट आ जाए बहुत हेल्पफुल है ये। और एक बार आप पढ़ना शुरू करोगे आपको खुद ही फील हो जाएगा। ठीक है। कोई नई समिट, कोई नया नेशनल पार्क, नया बायोस्फीयर रिजर्व, ये अपडेशन करंट अफेयर में भी होता है। इन्वायरमेंट का जो अपडेशन है कि सर कहीं कहीं अपडेशन है, तो अपडेशन तो पढ़ते समय आप गूगल पे सर्च करोगे तो भी दिख जाएगा, हार्डली 10-12 लाइनें होंगी। 2025 अपडेशन पीडीएफ भी मैंने इन्वायरमेंट के फोल्डर में ऐड कर दिया है। और करंट अफेयर पढ़ाता हूं मैं तो वहां पे भी आता है, करंट अफेयर जो मैं कराता हूं वहां पर भी अपडेट होता है। ठीक है। तो ये मिस तो कहीं नहीं होगा, स्किप कहीं नहीं होगा। इन्वायरमेंट के फोल्डर में भी अपडेशन डाला हुआ है, करंट अफेयर में भी कवर होता है, स्किप नहीं होगा। क्लियर है। तो ये 2 सब्जेक्ट अगर आप कवर कर लेते हो अगस्त में, तो अगस्त की स्ट्रेटजी होनी चाहिए एथिक्स और एनवायरमेंट दोनों कवर करना। एनवायरमेंट तो यूट्यूब पे ही पढ़ा हुआ है, यूट्यूब पे भी एनवायरमेंट के लेक्चर्स हैं। अब एनवायरमेंट जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो खुद ही बताएं वो सब्जेक्ट को एंजॉय किए कि नहीं किए। बहुत लोगों ने एनवायरमेंट पढ़ लिया है, इतना एफर्ट एनवायरमेंट में मुझे नहीं लगता किसी ने कर रखा है या इतना कंप्रहेंसिव तरीके से कराया है, क्योंकि यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है। और ये एक रीजन है कि एथिक्स और एनवायरमेंट दोनों में आरोहण से अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। कितना भी गंदा पेपर यूपीएससी में आता हो, पर एथिक्स और एनवायरमेंट आपको हर बार हेल्प करता है। आरोहण वाले स्टूडेंट को हमेशा बेनिफिट मिलता है यहाँ पर। ठीक है। तो मैथ्स सेफ्टी अगर रेडी है तो नेक्स्ट हो गया एथिक्स एनवायरमेंट। अगस्त हो गया, अब सितंबर के लिए क्या प्लान करना चाहिए, सितंबर के लिए क्या प्लान करें। सितंबर के लिए आप कर सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, छोटा सब्जेक्ट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट छोटा सब्जेक्ट है। थ्योरी मैंने इसके प्रॉपर नोट्स बनवाए भी हुए हैं, सब कुछ समझाया भी हुआ है। एक दूसरे फैकल्टी ने न्यूमेरिकल भी करवा दिए हैं इसके अंदर, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कम से कम पर्ट के बारे में, सीपीएम के बारे में, प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है, स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, है ना, ये सब क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं आप देखोगे। तो पीवाईक्यू जब आप लगाओगे देखोगे बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कि पर्ट क्या है, सीपीएम क्या है, टेंडरिंग क्या है, प्लानिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, स्वॉट एनालिसिस क्या होती है। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हर बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, छोटा सब्जेक्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है। और इसको जो मैंने कवर कराया भी है, तो के नागराज और हरिसन बर्नेस, 2 सबसे अच्छी जो किताबें हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, वो दोनों को कवर करके कराया हुआ है इसमें। तो अगला सब्जेक्ट ये सितंबर में आप इसको प्लान कर सकते हैं।
और बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, छोटा ही सब्जेक्ट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ अगर दूसरा सब्जेक्ट करना है तो स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कर सकते हैं। सितंबर के लिए आप ये 2 सब्जेक्ट को प्लान कर सकते हैं। अगर एक सब्जेक्ट को एक दिन पढ़ रहे हैं तो 15 डेज, अगर 15 डेज में, और टारगेट बनाना है कि 15 डेज में मैं इसको कवर कर लूँ, 15 दिन इसको, 15 दिन इसको। 15 डेज में कर सकते हो, ज़्यादा नहीं है। अब उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना पड़ेगा, किसी दिन एक लेक्चर, किसी दिन 2 लेक्चर। इन्वायरमेंट में 20-22 दिन में हो जाएगा इन्वायरमेंट, क्योंकि जो लेक्चर है उसमें क्वेश्चंस के भी लेक्चर हैं। कुछ लेक्चर है जिसमें मैंने क्वेश्चंस वगैरह कराए हुए हैं। 2 लेक्चर इन्वायरमेंट करोगे, हो जाएगा उसी अगस्त में। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड क्वालिटी सितंबर में दोनों हो सकते हैं। 15 डेज में टारगेट करना है, किसी दिन 1 लेक्चर कर लो, किसी दिन 2 कर लो, सितंबर में वाइंड अप हो जाएगा ये। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड क्वालिटी। और मैं टाइम सिर्फ उतना बता रहा हूं कि आपकी टेक्निकल की पढ़ाई अफेक्ट ना हो। मैं इसीलिए 1 लेक्चर या 2 लेक्चर बोल रहा हूं कि आपके टेक्निकल की पढ़ाई अफेक्ट नहीं होते हुए आप आराम से इसको कवर कर पाओगे। 15-15 दिन की स्ट्रेटजी बना लो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड क्वालिटी के लिए। 15 डेज ईच, 15 डेज की स्ट्रेटजी बना लो। सिविल वालों को टाइम इसमें कम लगता है क्योंकि कुछ चीजें उनकी पहले से पढ़ी होती हैं। सिविल मैकेनिकल वालों को भी, ये दोनों सब्जेक्ट में सिविल मैकेनिकल वालों को टाइम कम लगता है क्योंकि ये उनके सब्जेक्ट से रिलेट करता है। दोनों सब्जेक्ट सिविल मैकेनिकल को इजी पढ़ते हैं ये, तो इसीलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं, उनको कर सकते हो। बाकी लोगों को भी ये पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वालिटी में 6 सिग्मा, TQM, TPM ये सब क्वेश्चन आते हैं। देखो इस पे स्टैंडर्ड क्वालिटी में भी 6 सिग्मा, TQM, TPM ये सब पूछा जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में PERT, CPM, SWOT एनालिसिस ये सब क्वेश्चन आते हैं। SWOT एनालिसिस ये स्पेलिंग है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। SWOT स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। SWOT एनालिसिस, PERT, CPM ये सब क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। फिर आता है अक्टूबर। अक्टूबर के लिए क्या प्लान करेंगे हम? तो अभी तक आपके हो गए टोटल मैथ्स, FT, एथिक्स, एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड क्वालिटी। अब आपके बचते हैं 4 सब्जेक्ट। अक्टूबर में आप इसमें प्लान कर सकते हो मटेरियल साइंस में वो पोर्शन जो आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग है, क्योंकि मटेरियल साइंस में EC वाला पार्ट भी है, मैकेनिकल वाला पार्ट भी है, EC वाला पार्ट भी है, मैकेनिकल वाला पार्ट भी है, और इसमें सिविल वाला पार्ट भी है। सिविल 10% है, EC लगभग 40-50% मान लो, और मैकेनिकल लगभग 40%। ये तीनों को मिलाकर ESC GS का मटेरियल साइंस बना हुआ है। ESC GS का मटेरियल साइंस तीनों को मिलाकर बना हुआ है। तो ये मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि जो आपकी ब्रांच का पोर्शन है वो आपको आसान पड़ेगा। EC और मैकेनिकल वालों को कम से कम मटेरियल साइंस कंप्लीट करना चाहिए पहले, क्योंकि 40-50% उनकी ब्रांच से कॉमन है जो उनको टेक्निकल में भी पढ़ना ही पड़ता है। फ्रैंकल डिफेक्ट है, शॉर्ट की डिफेक्ट है, और क्रिस्टल लैटिस वगैरह पढ़ते हो आप, है ना। ये सब आपके एग्जाम के मतलब का है। कई चीजें जो कॉमन है, आपका एफर्ट थोड़ा सा इसमें कम हो जाता है और जल्दी समझ में भी आएगा। P टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, डोपिंग क्या है, फर्मी लेवल क्या है, हॉल इफेक्ट क्या है, ये बेसिक क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो जाते हैं सब। ठीक है, तो अक्टूबर में मटेरियल साइंस थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि मैकेनिकल का पार्ट भी है इसमें, EC का पार्ट भी है, सिविल भी है। तो मटेरियल साइंस के बाद दूसरा सब्जेक्ट अक्टूबर में क्या प्लान कर सकते हैं? मान लो 15-20 दिन मटेरियल साइंस ले गया, 15-20 दिन मटेरियल साइंस ले गया, तो छोटा सब्जेक्ट हम क्या रख पाएंगे? अब इसके बाद हमारे 3 ही सब्जेक्ट बच रहे हैं, डिजाइन ड्राइंग, सेफ्टी, ICT और करंट अफेयर। डिजाइन ड्राइंग, सेफ्टी, ICT और करंट अफेयर। डिजाइन ड्राइंग सेफ्टी में जो सेफ्टी का पोर्शन है, सेफ्टी वाला जो पोर्शन है वो छोटा पोर्शन है। 7 लेक्चर्स हैं, 3 से 4 दिन में पूरे हो जाएंगे। डिजाइन ड्राइंग सेफ्टी में, ड्राइंग में टाइम लग सकता है, सेफ्टी में टाइम नहीं लगेगा। सेफ्टी छोटा सब्जेक्ट है, सेफ्टी छोटा सब्जेक्ट है, जल्दी कवर हो जाता है। डिजाइन का अगर आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, डिजाइन पोर्शन, सेफ्टी मैंने कराया हुआ है, डिजाइन पोर्शन के लिए आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। ड्राइंग अवेलेबल है, तो सेफ्टी पोर्शन आप कवर कर सकते हैं अक्टूबर में। उसके अलावा क्या करें? अब बचता है नवंबर दिसंबर। मतलब अक्टूबर में अगर मटेरियल साइंस का एक दिन में एक ही लेक्चर कर रहे हो, बाकी ESC के PYQ लगा लो, अक्टूबर के अंदर PYQ सॉल्व कर लो। भाई 8-10 पेपर भी तो सॉल्व करने हैं, तो
तो अक्टूबर के अंदर आप मटेरियल साइंस, PYQ, सेफ्टी डिजाइन ये सब कवर कर लो। अब आपके पास बचता है नवंबर दिसंबर। ICT जो है EC वालों को आसान पड़ेगा, सिविल मैकेनिकल को टफ पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, EC वाले पढ़ते हैं। कई सारे टॉपिक ICT में वो आ रहे हैं जो कोर टेक्निकल का है, जो GS का पार्ट भी नहीं है। भाई ICT में GS के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ा सकते हैं आप मुझे बताओ। GS के पॉइंट ऑफ व्यू से ICT में हम यही पढ़ा सकते हैं, ई गवर्नेंस क्या होता है, लैन मैन वैन क्या होते हैं, वाईफाई क्या है, वाईमैक्स क्या है, कौन कौन सी ऑर्बिट है, कौन सी सैटेलाइट किस ऑर्बिट में प्लेस की जाती है, कंप्यूटर के जनरेशंस कौन कौन से हैं, 4G 5G में क्या डिफरेंस होता है ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, यही सब तो एक बेसिक ICT के तौर पे पढ़ाया जा सकता है। अब आप पूछोगे ईथरनेट में कितने बीट का कौन सा चीज यूज होगा, वो कोर टेक्निकल है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो ESC GS के मतलब का नहीं होना चाहिए, पर इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। नंबर ऑफ बिट्स पूछ रहा है या कोर टेक्निकल DCN में जाके पूछ रहा है, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो EC वालों के लिए कंफर्टेबल है, सिविल मैकेनिकल के लिए नहीं। अगर मैं ICT में 50 लेक्चर और जोड़ दूं तो भी सिविल मैकेनिकल के लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, उनका टाइम वेस्टेज होगा, इसीलिए मैं सिविल मैकेनिकल के लिए इस सब्जेक्ट को बाद में रख रहा हूं। EC वगैरह वाले चाहें तो उसको पहले कवर कर सकते हैं, क्योंकि वो DCN का जो टॉपिक वो पढ़ते हैं उससे उनको हेल्प हो जाती है, पर अगर DCN आता है तो उनको ICT में वो उस तरह के टफ क्वेश्चन समझ में आएंगे। और मैं क्लियर कर दूं आपको, बाकी जो सब्जेक्ट हैं आप जो पढ़ के जाओगे, किसी भी इंस्टीट्यूट से कितने क्वेश्चन आए उससे ज्यादा आपको आरोहण से मिल जाएंगे। ठीक, ICT एक ऐसा सब्जेक्ट है, कोई भी इंस्टीट्यूट क्लेम नहीं कर पाएगा कि ICT वो कह दे कि मैं पढ़ा रहा हूं पक्का फंसेगा, गारंटी दे ही नहीं सकता। जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पेपर के पहले बड़ी बड़ी बातें कर दें, पेपर के बाद हाथ खड़े कर देंगे लोग। अगर ICT के 10 क्वेश्चन आएंगे तो अभी तक का ट्रेंड जो चल रहा है, 4 तक क्वेश्चन मान लो कॉपी से मिलेंगे, 6 नहीं मिलेंगे। कारण क्या है, वो बाकी 6 जो है वो टेक्निकल साइड से इतनी डेप्थ में पूछ रहा है कि 50 लेक्चर और करा दो तो भी गारंटी नहीं है कि वो बनेगा। टफ बनाने में और एब्सर्ड बनाने में अंतर है। देखो, इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं कि ICT का पेपर टफ बन जा रहा है, उसको एब्सर्ड कहेंगे। एब्सर्ड का मतलब है सिविल मैकेनिकल वाले भी पेपर दे रहे हैं, आप पूछ रहे हो EC कोर टेक्निकल से, कम्युनिकेशन पार्ट से, तो टफ बनाइए, सिलेबस का कोई दायरा डिफाइन होना चाहिए, वहां से आप पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप एब्सर्ड पूछने लगोगे तब तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लास्ट ईयर जैसे जिस तरह क्वेश्चन आए आप देखो, ठीक है। EC टेक्निकल भी जो पढ़ाते हैं कई बार वो भी हाथ खड़े कर देते हैं जिस तरह क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह के वो नंबर और डाटा वगैरह पूछ रहा है। तो इसीलिए ICT मैं फिर कह रहा हूं, छोटा सब्जेक्ट, जितना मैंने कराया है उतने में से 10 में से 3-4 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। मैं इसमें क्लेम भी नहीं करूंगा कि 10 में से 7 आ जाएंगे, नहीं। एथिक्स, एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब आपको क्लास से काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे, पर ICT में 10 में से 4 बन जाए बड़ी बात है, जिस तरह का ट्रेंड अभी इसका चल रहा है, ठीक है। क्योंकि EC टेक्निकल अगर कोर पूछने लगेगा तो करा भी दें तो फायदा नहीं है, इतना पहले ही कवर करने के लिए सिलेबस है आपके पास। और अगर उतना टाइम ICT में वेस्ट करोगे तो टेक्निकल की कॉस्ट पर करोगे। तो हर तरह के सब्जेक्ट हैं, ये देखकर चलना है। प्लानिंग का मतलब यही होता है कहाँ एफर्ट ज्यादा करना है, कहाँ नहीं। हाँ, ICT उतना जरूर कर लोगे कि जितना मैंने कराया, जनरल जो ICT का सिलेबस होता है उतना आपको सारा इसमें कवर करा दिया। CS के फैकल्टी से कंप्यूटर फंडामेंटल भी पढ़वा दिए मैंने इसमें, इससे ज्यादा एफर्ट मत करना। ICT मैंने पढ़ाया और कंप्यूटर साइंस के फैकल्टी से कंप्यूटर फंडामेंटल भी पढ़वा दिया है, अब इससे ज्यादा ICT में क्या करोगे आप, कि थोड़ा बहुत दाएं बाएं क्वेश्चन आए तो CS के फैकल्टी से भी ऐड करवाया, उससे ज्यादा टाइम मत देना इसके अंदर, ठीक। मैकेनिकल सिविल को थोड़ा टफ भी पड़ता है ये, तो जितना क्लास में कराया है वो कर लोगे काफी है, उसी पर डिपेंड करो, आएगा ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक। क्लियर है। तो नवंबर में हो गया ICT और ड्राइंग। नवंबर में 2 सब्जेक्ट, ICT और ड्राइंग का पोर्शन, ICT और ड्राइंग का पोर्शन आपका नवंबर में आराम से कंफर्टेबली कर लोगे, बहुत लंबा सब्जेक्ट नहीं है दोनों। ICT और ड्राइंग पूरे महीने में आराम से हो सकता है, एक लेक्चर पर डे करोगे तो भी आप ये नवंबर में कवर कर लोगे। अब हमारे पास बचता है दिसंबर। दिसंबर में सिर्फ हमें GK एंड करंट अफेयर को ही फोकस करना है। करंट अफेयर में भी आपको 2026 वाला जो फोल्डर है वो, और 2025 में जुलाई तक का, जुलाई 2025 से लेके 26 तक इसी ड्यूरेशन को कवर करना है। पहला टारगेट 1 साल 2026, और टाइम मिले करना चाहो तो 2025 में
जुलाई के बाद का, तो जुलाई से लेके दिसंबर 26, 1.5 साल का करंट अफेयर यूपीएससी एग्जाम के लिए यहाँ पर काफी है। और आपके एग्जाम में दिसंबर तक का आएगा, दिसंबर 26 तक का, तो जुलाई 25 से दिसंबर 26 तक का, उसमें भी पहले 2026 वाला फोल्डर जो मैंने आपको दिया है वो करना है। 2025 वाले में डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। करंट अफेयर जब करोगे 2026 वाला फोल्डर करना है, अभी क्लासेस करा भी रहा हूं मैं, 2 दिन पहले भी क्लास हुई थी। और 2025 वाला जो करना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, क्योंकि हर क्लास के ऊपर डेट लिखी है इस दिन मैंने कौन सी क्लास कराई थी। तो 2025 वाले में दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना। 26 वाले में लेक्चर 1 से लेकर लास्ट तक कवर करो, 26 का फोल्डर जैसे बनाया वैसे कवर करो, 26 तो पूरा पढ़ना है। 25 वाले में डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर ऐसे करके, उससे आउटपुट बढ़ेगा इसमें, ठीक है। और एक फोल्डर है स्टैटिक जीके का, स्टैटिक जीके वाले फोल्डर में 2024 का करंट अफेयर भी है, वो मत करना, स्टैटिक जीके करना, करंट अफेयर नहीं। फोल्डर बना हुआ है आपका स्टैटिक जीके प्लस 2024 करंट अफेयर एक फोल्डर में है। 2024 करंट अफेयर नहीं करना, स्टैटिक जीके करना है, उसमें इकोनॉमी भी कवर्ड है, वर्ल्ड बैंक, WTO सब पढ़ाया है। 2025 का फोल्डर है, 26 का फोल्डर है। 25 वाला पूरा नहीं पढ़ना, जुलाई के बाद का, 26 पूरा, मैं भी दिखा दे रहा हूं फोल्डर, वैसे चलना है। और दिसंबर में आपको सिर्फ इतना ही करना है, दिसंबर में इतना ही करना है कि मान लेते हैं कि करंट अफेयर के मान लो 15 वीडियो हैं, करंट अफेयर के 15 और 20 वीडियो मान लो करंट अफेयर के हैं, तो एक दिन में एक वीडियो भी करोगे। और स्टैटिक जीके के अगर 15-20 लेक्चर हैं तो पूरे महीना अगर आपके पास एक दिन में एक लेक्चर भी कवर करोगे, किसी किसी दिन 2 कर लोगे, तो आराम से आप दिसंबर में इसको कवर कर सकते हो। दिसंबर में आराम से आप इसको पूरा कर सकते हो। बाकी टाइम रिवीजन पे फोकस करना है। तो दिसंबर में आपको एक ही सब्जेक्ट रह रहा है, जीके एंड करंट अफेयर, बाकी रिवीजन, तो पूरा दिसंबर रिवीजन, पूरा जनवरी रिवीजन, आराम से टाइमली आप इसको पूरा कर लेंगे। कोई भी पैनिक, कोई हड़बड़ी, परेशान नहीं होना है, ठीक है। एक बार बता देता हूं जो हम अप्रोच लेकर चल रहे हैं। अच्छा, ईएससी वाले जो नए बच्चे हैं वो पूछते हैं कई बार, सर कौन सा बैच करना है। तो आरोहन पे ईएससी वाले जो 2-3 बैच हैं अलग अलग, 2026 वाला जरूरत नहीं है, हालांकि मैं कंटेंट तो उसमें भी ऐड कर रहा हूं। 2027 ये वाला बैच है, ईएससी प्रीलिम्स 2027 जीएस कोर्स, ये वाला जो बैच है। और एक बैच जो एग्जाम दोस्त जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने जो कहा था कि आरोहन के साथ एक बैच ईएससी जीएस का होना चाहिए, एग्जाम दोस्त वाले में मैथ सेफ्टी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, वो सिर्फ 8 सब्जेक्ट के लिए उन्होंने डिमांड किया था। 8 सब्जेक्ट का अलग से कस्टमाइज कोर्स है वो उनके हिसाब से। तो 8 सब्जेक्ट वाला जो ईएससी जीएस कोर्स है उसमें मैथ सेफ्टी नहीं है, ठीक है, इसीलिए फी में भी डिफरेंस था दोनों में। और जो पूरा आरोहन का जो कंप्लीट कोर्स है ईएससी जीएस वाला, वो ये वाला है, 2027 ईएससी प्रीलिम्स जीएस कोर्स। इसमें पूरे 10 सब्जेक्ट हैं। फी जो दिखाता है 20% उसमें ऑफ हो जाता है, 3600 के आसपास आती है फीस भी मुझे लगता है इतना रीजनेबल तो किसी का भी नहीं होगा कि पूरा कंटेंट, टेस्ट सीरीज इंक्लूडिंग, और फी मिनिमम, फी में भी 20% माइनस हो जाता है इसके अंदर। अब आ जाते हैं कोर्स में कवरेज जो है। अब ध्यान दो, एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखते चलो क्या आपने तैयार किया क्या नहीं किया। 21 मई को भी मैंने प्लानिंग बताई थी, अब आज 31 जुलाई को भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सारी चीजें। अच्छा, ये 2 लेक्चर हमने इसमें कोल वाले डाल दिए हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं कोल इंडिया वगैरह देंगे, तो 2 लेक्चर इसमें कोल के डाल दिए हैं हमने, है ना। शुरू में देखोगे 2 लेक्चर पड़े हुए हैं अबाउट कोल इंडिया लिमिटेड एंड कोल रिलेटेड जीएस। तो कोल वाला जो जीएस है वो तो एनवायरमेंट में भी पढ़ाया हुआ है, कोल रिलेटेड जीएस एनवायरमेंट में भी कराया हुआ है। तो एनवायरमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे तो पढ़ सकते हैं, बाकी कोल इंडिया में तो आता है ये एनवायरमेंट, या तो आप इसको एनवायरमेंट का पोर्शन मान लो। कोल इंडिया लिमिटेड और कोल रिलेटेड जीएस के बारे में जो पढ़ाया है, तो कोल इंडिया लिमिटेड का पोर्शन हटा दो, कोल के बारे में जितनी जानकारी पढ़ाई है वो ईएससी के मतलब की है। कोल इंडिया लिमिटेड और कोल रिलेटेड जीएस ये इसमें पढ़ाया हुआ है, तो कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में हटा भी दो, बाकी जो है वो तो कोल के बारे में है। कोल गैसिफिकेशन क्या होता है, कोल वॉशिंग क्या होती है, ये तो ईएससी के लिए भी कॉमन एरिया, ईएससी के मतलब का भी है, एनवायरमेंट का पोर्शन मान सकते हो आप। तो वो मैंने इसीलिए ईएससी वाले में भी जोड़ दिया वो लेक्चर, क्योंकि कोल का टॉपिक ईएससी में भी आता है। सॉफ्ट कोल आपके एग्जाम में पूछा गया था, पढ़ाया भी था, बिटुमिनस को बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाता है जो फोल्डर बने हुए हैं 2017 से लेके जो मैंने पेपर सॉल्व करवाए हुए हैं, ऊपर ही फोल्डर बना हुआ है, जरूर लगाना है पेपर, वीडियो सॉल्यूशन कराए हुए हैं मैंने, इसमें जरूर लगाना है, उससे आपको समझ आएगा क्वेश्चन की अप्रोच क्या होती है।
अटेम्प्ट कैसे करते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सत्यप्रकाश यादव सर ने पढ़ाया था, डिटेल में पढ़ाया हुआ है। कुछ लोग कह रहे थे क्वेश्चन प्रैक्टिस और करवा दीजिए, मनोज सर ने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई थी कोल इंडिया के लिए भी, वो हमने ईएससी वाले में भी दे दिया है, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ही सिलेबस है वहां भी और यहाँ भी। तो ये देखो न्यू जुलाई 2026 में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया है। फिर एप्टीट्यूड, दो टीचरों ने एप्टीट्यूड पढ़ाया हुआ है पूरा, कोई भी आप कर सकते हो। सत्यप्रकाश यादव सर ने भी कराया है, अभिजीत सर ने भी कराया था। एप्टीट्यूड 2 टीचरों का, दोनों अवेलेबल कर दिया है। फिर इंजीनियरिंग एथिक्स मैंने पढ़ाया था, कंप्लीट अवेलेबल है। मिसलेनस लास्ट में देखूंगा मैं, एक आध लेक्चर जोड़ना होगा तो जोड़ूंगा, अदरवाइज इसमें से हर बार क्वेश्चन अच्छे खासे आपके बन रहे हैं। एथिक्स आरोहण से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चे बना के आ रहे हैं। बेसिक्स ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट, ये फोल्डर पड़ा हुआ है। इन्वायरमेंट में किसी को लग रहा है कि सर और पढ़ना चाहता हूं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक टॉपिक है, एक आध क्वेश्चन यहां से भी आने की संभावना है। इन्वायरमेंट तो मैंने पूरा पढ़ाया, आजकल कई एग्जाम ऐसे हैं जहां डिजास्टर सिलेबस में ऐड कर देता है और क्वेश्चन बहुत पूछता है इस पर। तो डिजास्टर मैनेजमेंट यूपीपीएससी एई के लिए कराया था मैंने अलग से, एक्सक्लूसिव तरीके से। इन्वायरमेंट का पोर्शन है, यहाँ मैंने अलग से दे भी दिया है। तो इन्वायरमेंट के अलावा कोई ये भी कवर करना चाहे, डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत डिटेल में कराया हुआ है, इंटरव्यू में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं सिविल वालों से। तो ये पोर्शन डिजास्टर मैनेजमेंट इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, कराया था मैंने, ठीक कवरेज हुआ तो मैंने यहाँ भी ऐड कर दिया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों है इसमें। स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी अभी जून 2026 में नया वाला जो हुआ है, अब पुराना वाला करने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिख दिया है देखो, प्रीवियस बैच का स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी और नया वाला स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी। नया वाला कर सकते हैं, पुराने वाले की अब जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी अब जो कर रहे हैं, नया वाला जून 26 अभी कुछ दिन पहले खत्म हुआ, अब ये वाला कर सकते हैं, प्रीवियस वाले की नीड नहीं है। ठीक है। मटेरियल साइंस जो लास्ट टाइम हुआ था वो है, और मटेरियल साइंस मैकेनिकल पोर्शन मुझे लगा कि और होना चाहिए, तो अभी चल रहा है। मटेरियल साइंस पूरा कराया गया था लास्ट ईयर, तो मटेरियल साइंस में मैकेनिकल का पोर्शन मुझे लगा कि और होना चाहिए, नैनो मटेरियल है, बॉन्डिंग है, कुछ चीजें और जोड़नी चाहिए। तो मटेरियल साइंस अभी देखो चल रहा है, लिख दिया है जुलाई 26 में भी चल रहा है, और 14 के आसपास क्लासेस हो गई हैं इसमें। इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैंने पढ़ाया था, डिजाइन ड्राइंग सेफ्टी में सेफ्टी पोर्शन कराया था, वो ये रहा। डिजाइन ड्राइंग का पोर्शन ये है। आईसीटी और कंप्यूटर फंडामेंटल, नंबर ऑफ वीडियो इतने ज्यादा दिख रहे हैं आपको, वीडियो बड़े नहीं है, कंप्यूटर में तो छोटे छोटे वीडियो हैं। कंप्यूटर वाले में जो वीडियो है 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो है। आईसीटी में बहुत लंबा नहीं, 17 लेक्चर है टोटल। आईसीटी में टोटल लेक्चर ही 17 हैं, और कंप्यूटर वाला आपको 45 वीडियो लग रहे हैं टोटल, ये 20-22 घंटे का भी नहीं है। टोटल देखोगे 20-22 घंटे भी नहीं है, नंबर ऑफ वीडियो ज्यादा दिख रहे हैं आपको, क्योंकि ड्यूरेशन कम है वीडियो की। तो आईसीटी पहले कवर कर लेना, थोड़ा बहुत कंप्यूटर बेसिक देख सकते हो। और कंप्यूटर फंडामेंटल आईसीटी अगर पढ़ लोगे जो मैंने कराया है, बहुत सारी चीजें कंप्यूटर फंडामेंटल में वैसे ही कट जाएंगी जो कॉमन एरिया है, टीसीपी आईपी है, ओएसआई मॉडल है, कॉमन चीजें वैसे ही हट जाएंगी। तो ये मुश्किल से 10 घंटे का एक्स्ट्रा बचेगा। आईसीटी अगर पूरा कर लोगे तो कंप्यूटर फंडामेंटल में एडिशनल टॉपिक हार्डली 10 घंटे का बचेगा, जो सीएस कोर का होगा। बाकी बहुत सारे ओवरलैपिंग वाले दोबारा रिपीट नहीं करना। ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना रखें, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो इतना कवरेज है, इसके अलावा कोई क्या कराएगा मुझे बताओ भाई। कोई इंस्टीट्यूट कितना भी फीस ले रहा हो, इतना कवरेज ईएससी जीएस के नाम पे नहीं करा पाएगा, उतना सिस्टमैटिक नहीं पॉसिबल है। जीके एंड करंट अफेयर्स देख लो, करंट अफेयर में जो बोल रहा था, अब 2024 करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है, ये फोल्डर में यहां से हटा भी दूंगा, या नहीं करने की जरूरत है आपको। करंट अफेयर 2024 वाला फोल्डर नहीं करने की जरूरत है, 2026 आपको पूरा करना है, 2025 में जुलाई से दिसंबर करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर सुन लो। आपको करंट अफेयर वाले फोल्डर में 2026 पूरा करना है, 2025 में जुलाई से दिसंबर, लेक्चर के ऊपर मंथ डेट लिखी हुई है। और स्टैटिक जीके इकोनॉमी जो पहला फोल्डर है, उसमें 2024 का करंट अफेयर नहीं करना, स्टैटिक जीके और इकोनॉमी करना है। अब आप कहोगे सर मैं कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊंगा? अरे भाई, करंट अफेयर के लेक्चर पर करंट अफेयर मेंशन है, उसको छोड़कर बाकी जितना है स्टैटिक जीके और इकोनॉमी है। अब जरा ये देखो, लिखा हुआ है सम करंट टॉपिक्स 2024, सम करंट टॉपिक्स 2024, तो करंट वाले पे तो लिखा ही हुआ है 2024 करंट अफेयर, उसको छोड़कर बाकी सारा स्टैटिक जीके। जैसे न्यूक्लियर इश्यूज है, अब ये करंट अफेयर थोड़ी है, स्टैटिक जीएस है। फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूएन के ऑर्गन कौन कौन से हैं, सार्क, आसियान, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है।
करंट अफेयर के वीडियो पे करंट अफेयर लिखा हुआ है, 2024 का करंट अफेयर मत करो, बाकी तो स्टैटिक जीके और इकोनॉमी का पोर्शन है, ठीक है। तो आपके कम से कम आधे वीडियो इसमें से कम हो जाएंगे, आपके आधे वीडियो इसमें से कट जाएंगे। और स्टैटिक जीके अगर पढ़ लोगे तो नॉलेज खुद ही आपका बढ़ जाएगा, आपको खुद ही फील होगा कई चीजें आपको आती है समझ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, कंटेंट होगा तभी बन पाएगा। पूछने में वो रियायत नहीं करते कि वो कहाँ से पूछ रहे हैं, इतना पढ़ते हो तब जाके क्वेश्चन बन पाते हैं। और मैंने कोई बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं बोला कि 10-10 घंटे पढ़ना, ये भी नहीं बोला, रेगुलर पढ़ना है। और जो प्लानिंग बताई उस हिसाब से अभी भी चलोगे तो भी टाइम पूरा है आपके पास। पर अब और 1.5 महीने बाद कहोगे तब फिर कुछ नहीं किया सकता, थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो नई नई टेक्नोलॉजी जो है करंट अफेयर का ही पोर्शन है, इसका फोल्डर अलग से भी डाल दिया है। करंट अफेयर का ही पार्ट है साइंस एंड टेक, तो टेक्नोलॉजी नई नई जो है यहाँ अलग से भी फोल्डर ऐड कर दिया है। एडिशनल टॉपिक्स फॉर ईएसी, ये लास्ट ईयर मैंने कुछ नए टॉपिक जोड़े भी थे, कुछ नए टॉपिक और भी कराए थे, क्या पता ये पूछ ले। अच्छा, मैकेनिकल के बच्चों की डिमांड थी कि सर हमारे कुछ सब्जेक्ट थोड़े अलग हैं जो हमें अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता। 3 सब्जेक्ट डिमांड की थी उन्होंने, रिन्यूएबल एनर्जी, मैकाट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स। तो अलग से हमने स्टूडेंट से कोई फीस चार्ज नहीं किया, आरोहन ने अपने एंड से मैकाट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी कवर करा दिया है, ये फोल्डर बना हुआ है। तो ये ईएससी प्रीलिम्स जीएस का नहीं है, ये टेक्निकल का लिख भी दिया है मैंने, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 3 सब्जेक्ट ईएससी के लिए। इसमें आपका मैकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, और रोबोटिक्स तो खैर कवरेज थोड़ा कम है, मैकाट्रॉनिक्स पूरा है, रिन्यूएबल एनर्जी पूरा है। मैकाट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी इसमें पूरा कवरेज है। तो ये टेक्निकल वालों को हेल्प करने के लिए हमारी तरफ से जो नए टॉपिक कुछ थे। मशीन्स के टॉपिक हैं, हम इस सर ने मशीन्स पढ़ाया था, कन्वेंशनल वगैरह का टॉपिक भी था, तो कुछ मैंने मशीन्स वगैरह के लेक्चर भी डाल दिए थे, बच्चों की डिमांड थी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में मदद हो जाएगी। ये टेक्निकल का पोर्शन है, लास्ट में जो फोल्डर है टेक्निकल के हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ये टेक्निकल वालों का पार्ट है, ये ईएससी जीएस नहीं है, ये टेक्निकल के लिए है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्निकल का पोर्शन है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स के जो फोल्डर पड़े हुए हैं ये टेक्निकल का पार्ट है, इलेक्ट्रिकल का। तो जो आरोहन सपोर्ट कर सकता था वो सपोर्ट के तौर पे हमने ऐड किया है। टेस्ट सीरीज 24-25 दोनों टेस्ट सीरीज आपको दे रखी हैं, सब्जेक्ट के अंदर भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है और लास्ट में भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है। करंट अफेयर छोड़कर इन टेस्ट में बाकी सारा आपके लिए काम आ जाएगा, वो तो नहीं बदलेगा। करंट अफेयर छोड़ के बाकी जो भी सब्जेक्ट है वो सारे टेस्ट सीरीज में आपको काम आ जाएंगे, ठीक है। अब इससे ज्यादा मुझे बताओ क्या नीड है, क्या कमी लग रही है, मुझे बताओ। कोई सब्जेक्ट में लाइव में फिर से स्टार्ट, अगर करंट अफेयर अभी चलना है आपका, मटेरियल साइंस चल रहा है, फिर से कोई सब्जेक्ट रिपीट होगा तो वो भी एक्सेस आपको चलता रहेगा। जिस दिन आपने बैच ज्वाइन किया है उस डेट से 15 मंथ वैलिडिटी है, ज्वाइनिंग डेट से 15 महीने के लिए वैलिड है। तो जब रिपीट भी होगा लाइव में कोई सब्जेक्ट, मान लो मैं आगे जाके एनवायरमेंट कराऊंगा फिर से, तो पहले पढ़ रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर लाइव में होगा तो भी वो एक्सेस आपको मिलता रहेगा। जब भी एथिक्स भी अगर रिपीट होगा या एनवायरमेंट फिर से कराएंगे तो वो आपका लाइव एक्सेस तो भी आपको रहेगा। तो पहले भी पढ़ रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, किसी को लग रहा है लाइव में करूंगा, अब अभी नीड है नहीं, वैसे दिसंबर तक आपको जो कवर करना है आप आराम से कर सकते हो। या मान लो मैं नेक्स्ट सेशन के लिए अगर फिर से लाइव करूंगा तो भी वो एक्सेस आप में अवेलेबल रहेगा। 15 मंथ वैलिडिटी सबकी है डेट ऑफ एनरोलमेंट से। अब किसी का कोई डाउट है तो बताए। और जो सब्जेक्ट लाइव में फिर से होगा भी तो इससे ज्यादा कवरेज तो नहीं कर पाओगे, फिर से वही चीजें रिपीट होंगी, लाइव कराएंगे भी तो वही रिपीट होगा, तो सब्जेक्ट तो नहीं चेंज हो जाएगा। क्लियर है? किसी का कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। प्रॉपर मैंने टाइम के हिसाब से बता दिया है, इतना इतना कवर करते चलना है, रेगुलरिटी मेंटेन करिए, टाइमली आप कवर कर लेंगे, ठीक है। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर में वेटेज किसका है ज्यादा? स्टैटिक जीके पढ़े बिना आशीष करंट अफेयर समझ में कैसे आएगा, मुझे बताओ। अगर मुझे चाइना के बारे में कुछ समझाना है या ईरान अमेरिका के बारे में समझाना है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में समझाना है, तो अगर आपको कोई बैकग्राउंड ही नहीं है स्टैटिक जीके का तो करंट अपडेशन किसका होगा? करंट अफेयर किसी चीज का ही तो करंट अफेयर होता है, तो जब बैकग्राउंड पता होगा स्टैटिक जीके आएगी तो उसी का तो करंट अपडेशन होता है। और किसका होता है? इन्वायरमेंट का करंट अपडेशन, टेक्नोलॉजी का करंट अपडेशन। तो जब कोई बैकग्राउंड होगा तो ही तो करंट अफेयर समझ आएगा। मैं आपको बोल दूं ब्रिक्स की समिट यहाँ हुई, ये थीम था, इतने से बात बन जाएगी। स्टैटिक जीके में हम पढ़ाते हैं ब्रिक्स क्या है, कब बना, क्यों बना, G20 क्या है, G7 क्या है। तो स्टैटिक जीके पढ़े बिना करंट अफेयर आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ कमी रह गई है, बस रटवा दिया है।
न्यूक्लियर इश्यूज अब मैं समझाऊं आपको, और न्यूक्लियर का स्टार्टिंग क्या है बिगिनिंग क्या है वो पता ही ना हो, तो न्यूक्लियर अपडेट क्या कराऊंगा उसमें मैं? तो स्टैटिक जीके पढ़ के तब करंट अफेयर ठीक से याद रह जाता है, समझ आ जाता है। ठीक है, ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू। तो करंट अफेयर अभी आपका चलेगा। मटेरियल साइंस तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, 15 अगस्त तक उम्मीद है। करंट अफेयर आपका दिसंबर तक का पूरा अपडेशन हमें करना है। ठीक है, उसकी पीडीएफ वगैरह सब मैं बना के दे ही रहा हूँ, मैगजीन के चक्कर में नहीं पढ़ना। करंट अफेयर में मैगजीन वगैरह की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप पीडीएफ बना के दे रहा हूँ। 2025 में जितना करंट अफेयर था वो पीडीएफ मैंने कंबाइन करके भी आपको दे दिया, 26 वाला भी कंबाइन कर देंगे, लेक्चर भी बना के दे दिए, और उसमें नोट्स भी मैं अपना खुद बना के दे रहा हूँ। तो आपको यहाँ वहाँ भटकना नहीं है, जितना जरूरी है, क्योंकि करंट अफेयर के नाम पे बहुत लोग गार्बेज दे देते हैं। गार्बेज का मतलब रोज बताएंगे कौन सी स्पीसीज कहाँ मिली, उन्हें पता ही नहीं है करंट अफेयर में क्या कराना है क्या नहीं कराना। और आप क्योंकि नए हो, आपको मालूम ही नहीं करंट अफेयर कितना मतलब का है। तो करंट अफेयर में गार्बेज बहुत यहाँ वहाँ बट रहा है, उस चक्कर में मत पढ़ना, सिर्फ टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड। जैसे मैंने कहा कि 3-4 महीने का करंट अफेयर 5 से 6 लेक्चर में पूरा हो जाता है। कुछ लोग यूट्यूब में डेली करंट अफेयर ढूंढ रहे हैं, मैगजीन ढूंढ रहे हैं, पूरी मैगजीन में मुश्किल से 12-15 पेज काम के हैं, बाकी गार्बेज है। तो टीचर जब खुद बना के दे रहा है तो आपको उसमें परेशानी क्या है? और 16 साल से पढ़ा रहा हूं तो मुझे मालूम है करंट अफेयर में क्या मतलब, क्या क्या गार्बेज है। उतने से आ गया तो ठीक, उतने से नहीं आया तो फिर कहीं से भी नहीं आएगा। भाई जितना मैंने कराया उसमें से आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उतने से नहीं आया तो फिर कहीं से भी नहीं आने वाला, फिर चिंता नहीं करनी है, किसी से नहीं बनेगा। फिर वो एब्सर्ड अगर क्वेश्चन पूछने लगेगा करंट अफेयर में भी तो चिंता नहीं करो, कोई नहीं करके आएगा, अगर आरोहण की क्लास से कवर नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना मैं करा रहा हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट जरूरत है। ठीक है, इतने साल तो हो गए भाई, करंट अफेयर मैगजीन भी मैंने बहुत साल बनाई है, क्लासेस भी बहुत साल से ले रहा हूं, तो मुझे मालूम है क्या कराना है क्या नहीं। दिसंबर तक का कवरेज आपके मतलब का है, उतना ही करना है। ठीक है, और स्पेसिफिक अगर कह दे तो मिड दिसंबर के बाद का मत करो, थोड़ा और मार्जिन लेके अगर मैं बोलूं तो मिड दिसंबर के बाद का नहीं। पेपर लगभग 1.5 महीने पहले तैयार हो जाता है, 1.5 महीने पहले तैयार हो जाता है। ठीक है, चलो क्लास, करंट अफेयर वगैरह की क्लास अब रेगुलर होने लगेंगी, क्योंकि अभी और भी बैचेस चल रहे थे ना, यूपीसीआईएसबी में कोऑपरेटिव करा रहा था मैं, फिर कोल इंडिया का बैच था, कई चीज़ें लाइन से चल रही थी। टेक्निकल टीचर भी क्लास ले रहे थे, कोल इंडिया के लगभग 16-17 टीचर की क्लास चल रही थी, तो सारा मैनेजमेंट प्लस टीचिंग दोनों चीज़ें थी। तो अब क्या हो गया, वो पोर्शन कंप्लीट सब हो गए, अब जीएस का जो पोर्शन है वो कंटिन्यू हो गया। अब आपकी करंट की अगस्त में करंट अफेयर क्लासेस ज़्यादा चलेंगी, अगस्त में करंट की क्लासेस ज़्यादा होंगी, उसके अलावा क्वेश्चन वगैरह अब धीरे धीरे शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। और यूट्यूब में जो लोग लिंक वगैरह ढूंढते हैं, डिस्क्रिप्शन में बैच के लिंक भी अवेलेबल रहते हैं।